जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी पेशेंस से व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन से दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बीच में लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2021 में सीजी टेट का, है ना। सीजी टीईटी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था व्यापम के द्वारा 2021 में, उसका पूरा 30 क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में लाया हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस है वो करने वाले कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो आता है और इसका जो पैटर्न है वो किस प्रकार से चेंज होते चला गया है, कैसे शुरुआत से है वो सरल से कठिन की ओर है वो बढ़ते चला गया। तो इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इससे आपका जो आगामी भर्ती परीक्षा है, सॉरी बोलता हूँ दोस्तों, आपका पात्रता परीक्षा है 2026 में 2 फरवरी को एग्जाम होने वाले, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करते हुए चलना पड़ेगा, बार-बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा और साथ में आपको अनुभव भी होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है वो ज़्यादा है वो उठाया गया है। इसी आधार पर दोस्तों हम लोग ये जो लगातार है आपके बीच में सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सीजी टेट के द्वारा कंडक्ट, उन सब का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके बीच में लाया जाता है। इसको देखिएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 से 22-25 मिनट का है वीडियो है वो रहेगा, जिसमें पूरा क्वेश्चन है वो कवर कराया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर सीजी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से उस पुस्तक को बाई है वो कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के माध्यम से, है ना। तो उसको जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट है, साथ में सामाजिक अध्ययन के का भी है। आपको वर्ग 2 के लिए तैयारी करते हैं या फिर गणित और मैथ्स की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यहाँ पर बुक है दोस्तों, उसको पिन है वो कर दिया गया है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है वो दिख जाएगा आपको, है ना। तो उसको टच करिएगा, फिर वहाँ से आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर है वो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही कथन है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों 1986 के तहत, है ना, जिसको बोलते हैं एनईपी, एनईपी 1986, है ना दोस्तों। तो इसके बारे में आपको आज तक के हिस्ट्री में दोस्तों जो पूरे भारत देश है उसमें 3 बार है दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू है। 1986 के बाद से दोस्तों 2020 में वो नेप 2020 है, इसमें हुआ था, तीसरा बार है ना। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में कौन सा कथन है वो सही है करके बोला गया है। तो ये आपको अब देखते हुए चलना है। तो देखिए, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा लोगों में, बच्चों में, है ना, सभी में क्या है, पर्यावरण के प्रति क्या है, सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद अगला देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित करना। तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें नहीं बोला गया था। मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना है, तो ये भी इसमें नहीं बोला गया था। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन बस ही सही है, तो किसमें, तो ये आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर होता है करके। तो यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम के जगह बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? तो यहाँ पर जो जब भी आप नक्शा में है दोस्तों कोई भी चीज़ है पूछा जाता है, तो उसमें अगर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों 175 मीटर है वो बोला गया है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 175 सेंटीमीटर आपको बोला। तो यहाँ पर क्या है, 2 जगह दिया गया है, पी और क्यू नाम की जगह, कस्बा है, स्थान है उसका, आपको यहाँ पर दूरी भी दे दिया है कि कितना है, 10 दिया गया है ना। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर है और इसको ही दोस्तों क्या है, 10 से आपको गुणा कर देना है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हमको दूरी निकालना है किसके, पी और क्यू के नाम के जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 175 गुना 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1750 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक, विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, या फिर पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में।
तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पर्यावरण अध्ययन के लिए जो शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है, सिर्फ एक चीज को है वो छोड़कर, है ना। तो यहाँ पर इसका बात किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करने के बारे में तो ये बताया गया है। साथ में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारना। तो ये जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, है ना, 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए किसी भी प्रकार से इसमें व्याख्या है वो नहीं किया गया। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फिर आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का संवर्धन करना। तो बच्चों में क्या है, आपको उनमें आलोचनात्मक चिंतन है और समस्या समाधान करना है। इन सभी चीज को की जो क्षमता है वो बच्चों में विकास करना अनिवार्य है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना है, जिससे पर्यावरण के बारे में बच्चों में समझ है वो बढ़ेगी, है ना, और उसमें रुचिपूर्ण रूप से वो कार्य करेंगे, जिससे उनको पर्यावरण को समझने में बहुत ज़्यादा मदद है वो मिलेगी। तो अनुभव से ही दोस्तों ज़्यादा चीज़ है वो सीखा जा सकता है। तो क्रिएटिविटी है वो होना चाहिए। क्रिएटिविटी के साथ है आपको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण कार्य है वो कराते हुए चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? जंतु प्लावक, पादप प्लवक, मछली या फिर मेंढक। तो यहाँ पर तालाब का पारिस्थितिक तंत्र में पूछा गया दोस्तों जीव एक से अधिक पोषण इस संस्तर में पाया जाने एक से दूसरे स्तर में पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा जीव है वो कौन सा है करके पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मछली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षक के लिए उपयुक्त होगा? उसको स्टोर करके है वो रखना चाहता है, प्रिजर्व करके उसको रखना चाहता है। कौन? राम। किसको? है उसको, है ना। तो इसको कब? जाड़ का मौसम के लिए उसको संरक्षित करके है वो रखना चाहता है। तो इसके लिए कौन सा तरीका को अपनाया जाएगा? राम के द्वारा जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बे में संचित करने दे। तो ये वाला जो आपका कथन है दोस्तों सही नहीं बैठ रहा है दोस्तों। ये वाला स्टेटमेंट से काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक उसको सुरक्षित करें तो दूध है जो आपका रस है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, तो ये भी प्लास्टिक के बैग में अगर रखेंगे दोस्तों तो आम है वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में संचित करना, तो आप रेफ्रिजरेटर में भी ज़्यादा दिन तक संचित करके नहीं रख सकते, उसका एक लिमिट होता है। उसके बाद वो उसका जो स्वाद है वो पूरा खराब हो जाता है। अचार एवं आम पापड़ बनाकर, तो ये वाला जो मेथड है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर आपको आम को सुरक्षित रहने लंबे समय तक उसको या फिर आप अचार बना सकते हैं, या फिर आम का जो पापड़ बनाकर उसको सुखाकर रख सकते हैं, तब उसको आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आम एवं पापड़ बनाकर रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र? तो यहाँ पर अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र पूछा गया दोस्तों। फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर। तो कौन सा वाला होगा दोस्तों यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों आपका भू रासायनिक चक्र में यहाँ पर अवसादी प्रकार का पूछा गया है जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका फास्फोरस और आपका जो सल्फर है दोस्तों, ये दोनों क्या है? जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत है आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रेलगाड़ी का जो टिकट है के बारे में पूछा गया तो रेलगाड़ी का टिकट है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रिजर्वेशन वाला जिसको आरक्षित टिकट बोलते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों आपका तत्काल टिकट, है ना, जो आपको तुरंत है वो कटाना पड़ता है। कहाँ से? जहाँ पर उसका टिकट हॉल होता है वहाँ से, है ना, इस आपका रेलवे स्टेशन से ही तत्काल टिकट है वो कटाया जाता है। तो यहाँ पर अनारक्षित तो तत्काल टिकट के बारे में है बात किया गया, तो उसमें कौन कौन से डिटेल है वो होते हैं? डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, टिकट का मूल्य और ट्रेन नंबर और नाम। तो कौन कौन से जो है दोस्तों यहाँ पर जो अनारक्षित रेल टिकट है उसमें रहेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ है दोस्तों आएंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर है दोस्तों यहाँ पर नहीं रहेगा, ये रिजर्वेशन वाला जो टिकट होता है उसमें रहता है। यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, ये है आपका तत्काल टिकट में है रहेगा दोस्तों। यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग दिया है तो ये भी नहीं रहेगा दोस्तों, ये रिजर्वेशन में रहता है।
टिकट का मूल्य, तो ये वाला आपको रहेगा दोस्तों, जितने दूरी तक आप जाओगे, है ना, यात्रा करोगे, उसका जो मूल्य लगेगा उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, ट्रेन नंबर और नाम। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं रहता है तत्काल टिकट में, है ना। तो ये आपका किस में रहता है, जो रिजर्वेशन वाले टिकट है उन सभी में रहते हैं। रिजर्वेशन टिकट में दोस्तों आपका डिब्बे का नंबर रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ डलाया हुआ रहता है, आपका बकायदा नाम रहेगा, आयु रहेगा, आप मेल हो कि फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, ये सभी चीज़ का डिटेल रहेगा। साथ में टिकट का मूल्य भी रहेगा, ट्रेन का नंबर रहेगा, ट्रेन का नाम रहेगा और कहाँ से कहाँ तक आपका जो रूट है उसमें स्टेशन का भी डिटेल है उसमें रहता है, किसमें, रिजर्वेशन वाले टिकट में। लेकिन अनारक्षित अनरिजर्व टिकट है दोस्तों, उसमें ये सभी चीज़ नहीं रहती। उसमें सिर्फ क्या क्या चीज़ रहता है दोस्तों, आपका यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम रहेगा और टिकट का मूल्य रहेगा। तो देखिए 2 और 4 है सही हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीटेट हो चाहे सीटेट हो, ये सब में रेल टिकट से एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आता ही है। तो इसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से मेरे द्वारा अगर बताया गया उसमें समझ नहीं आएगा तो और आप अच्छे से उसको प्रिंट है उसको डाउनलोड करके देख सकती हैं। कक्षा 5वीं में भी दोस्तों भी पढ़ाया जाता है पर्यावरण में। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी केन्या में आयोजित की गई। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई, या फिर विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही होगा। विश्व जल दिवस के अंतर्राष्ट्रीय पहल है दोस्तों 22 मार्च 1992 में आयोजित किया गया था दोस्तों। जो कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, उस आयोजन है किया गया था दोस्तों, जिसमें पर्यावरण और विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो ब्राजील में किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम ने निम्नलिखित में क्या उत्तर देगी, है ना। तो यहाँ पर है दोस्तों, नीलम है अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे पक्षी के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो यहाँ से कौन पूछते हैं, अचानक है विद्या है वो प्रश्न करती है किससे, नीलम से, कि पक्षी अपना गर्दन है वो ज्यादा क्यों हिलाती रहती है करके। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों आएगा, तो देखिए गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं, ये बोला गया है, तो ये वाला नहीं होगा दोस्तों। गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है, ये भी नहीं है, गलत है। गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारा से बात करते हैं, तो ये भी आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। तो ये वाला बिल्कुल सही रीजन है दोस्तों, है ना। जब भी पक्षी है वो अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं दोस्तों, तो उसका कारण कहते हैं उनकी जो आंखों की जो पुतली है ना, वो घूम नहीं सकती है, इसलिए उसको इधर उधर हिलाकर है वो सभी तरफ है वो दिखती रहती है। तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पर परियोजना कार्य का जो सोपान है दोस्तों उसको पूछा गया, परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, फिर निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। तो पूछा गया क्या चीज है इसके परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत है वो नहीं आता है करके पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना है दोस्तों, परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता। बात की आपका इसके अंतर्गत परिस्थिति प्रदान करना आता है, रिकॉर्ड करना आता है, लागू करना और कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, ये सभी चीजें सो जो परियोजना कार्य है उसके सोपान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन निर्दिष्ट प्रतिक्रिया देना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, विद्यालय के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या फिर विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो कौन सा वाला है दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करने का जो मेन उद्देश्य है बच्चों में क्या होने वाला है? तो इसके लिए दोस्तों क्या है, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने का प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे साइंस मॉडल है किया जाएगा दोस्तों, मॉडल बनवाया जाएगा विज्ञान प्रदर्शनी में,
तो ये सब में चीज़ क्या है, बच्चों में रुचि पैदा होगी, नए-नए चीज़ों को देखने को मिलेगी, सीखेंगे कि विज्ञान का जो चमत्कार है वो किस प्रकार से होता है और क्या-क्या चीज़ आगे किया जा सकता है ना? तो इन सभी चीज़ के लिए शिक्षा के माध्यम से क्या है, सृजनात्मक माध्यम बनेगा और बच्चे हैं उसमें रुचि लेंगे और कुछ नया करने की इच्छा उसमें पैदा होगी। इससे क्या होगा कि बच्चे हैं सक्षम होते जाएँगे, खोजी प्रवृत्ति को होंगे, समस्याओं को हल करने वाले होंगे, है ना? तो ये सभी चीज़ इसका बेनिफिट्स है उसमें मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं का जन्म होता है। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो क्या चीज़ होगा, तो प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय क्या है, बच्चों में कौन-कौन सी चीज़ें का विकास है वो नहीं होता है करके पूछेगी। क्वेश्चन को भी देखना है ना, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है करके पूछा गया है बच्चों में, है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों के विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको विज्ञान की स्टेप बाय स्टेप है वो नहीं चढ़ पाओगे, है ना? ना ही कोई जानकारी आपको प्राप्त होंगे। ऐसे बताएँगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन जब आप खुद करके देखोगे, प्रयोग करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, तभी आपको उस चीज़ के बारे में पूरा जानकारी है वो आपको प्राप्त होगा कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, कैसे होता है, कौन-कौन सी क्रियाएँ करनी पड़ती है ना? कौन-कौन से मेथड है उसका उपयोग होता है, ये सब चीज़ का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तब प्रयोग करेंगे, तब बिना प्रयोग किए दोस्तों प्रयोगशाला के अभाव में आप कोई भी प्रयोग है वो नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान ढके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, उसके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, या फिर अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो कौन सा कारण होगा दोस्तों जिसकी वजह से जो पक्षियां हैं वो गर्दन हिलाते रहते हैं हमेशा, ज्यादातर अधिकतर पक्षियां? तो इसका मेन रीजन है वो क्या चीज है? तो इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों वो हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों में क्या है, नेत्र है, पक्षियों का जो नेत्र होता है आई, है ना, वो स्थिर होता है, जिसकी वजह से वो घूम नहीं सकते हैं, इसलिए वो गर्दन को इधर-उधर बार-बार हिलाते रहते हैं। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफ़स्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति, या फिर ए और बी दोनों? तो कौन सा वाला होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है क्या है, आपका पाश्चात्यकरण है। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है, मतलब एकल परिवार है ना, यहाँ पर बोला गया है एकल परिवार का बढ़ने का जो मेन कारण है वो क्या चीज़ है पूछा गया है। तो यह पाश्चात्यकरण है दोस्तों, है ना, और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से एकल परिवार है दोस्तों ज़्यादा है वो बढ़, जबकि ज्वाइंट फैमिली है वो कम होते जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और जनसंख्या विस्फोट और मुद्रास्फीति इसमें किसी भी प्रकार का बाधक नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो अंडा में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंडा में आपका प्रोटीन का भी भरपूर स्रोत रहता है, विटामिन भी इसमें पाया जाता है, खनिज भी पाया जाता है, और सा है ना, तो ये तीनों चीज़ है दोस्तों अंडा में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का जो रोगजनक है वो क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स? तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग, इसका जो रोगजनक कारक है वो कौन सा जीव है, ये पूछे गए। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से दोस्तों मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग है वो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोध के साथ क्या होता है? फेफड़ों का कैंसर, एम्फीसेमा, फुफ्फुसीय टीबी, या फिर ब्रोंकाइटिस? तो किस प्रकार का रोग है दोस्तों यहाँ पर होता है? एल्वियोलाई के ब्लॉक होने का कारण क्या है? तो ये एम्फीसोमा हो जाता है दोस्तों। आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है
कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में या फिर उपरोक्त सभी में। तो कौन कौन सी चीज़ में दोस्तों यहाँ पर कैफीन है वो पाया जाता है, क्या ये उत्तेजक का कार्य है वो करता है दोस्तों, है ना, कैफीन। तो ये कौन कौन सी चीज़ में पाए जाते हैं करके पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कैफीन कॉफ़ी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है कैफीन, चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। साथ में जो शीतल पेय पदार्थ है उसमें भी कैफीन की जो मात्रा है वो होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। ये हेल्यूसिनोजेनिक गुण है दोस्तों किस में पाए जाते हैं, कौन से पौधे में पाए जाते हैं, धतूरा में, एट्रोपा में, एरिथ्रोजाइलोन में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हेल्यूसिनोजेनिक गुण है दोस्तों आपका धतूरा में पाया जाता है, एट्रोपा में भी पाया जाता है और एरिथ्रोजाइलोन में भी है वो पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है। क्योंकि समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से कम होता है, या फिर समुद्र की नदी से अधिक गहरा होता है, या फिर समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो किसके वजह से दोस्तों यहाँ पर मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, इसका मेन रीजन है वो क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, पता ही होना चाहिए सबको कि समुद्र का जो जल का जो घनत्व है दोस्तों वो नदी के जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके वजह से जो लोग हैं वो समुद्री के जल में तैरने लग जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें लवण युक्त होता है दोस्तों, युक्त होने की वजह से, ज़्यादा खारापन होने की वजह से दोस्तों आदमी है वो ऊपर की तरफ वो तैरने लग जाता है। जबकि जो नदी का पानी है दोस्तों स्वच्छ होता है और साफ रहता है ना, और उसमें की जो डेंसिटी है वो क्या है, कम होती है, ना कि उसमें खारापन भी नहीं होते। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो नदी के पानी है उसमें जो मनुष्य है वो डूबने लग जाता है, और जो समुद्र का पानी है उसमें खारापन की वजह से क्या है वो तैरने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें जो साल्ट है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी भी है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था। रूसो ने, कुट कुड लेविन ने, थॉमसन ने या फिर सुकरात ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण विषय इसके बारे में ज़्यादा महत्व है वो दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है दोस्तों बिल्कुल से हो जाएगा। पर्यावरण के समर्थन में दोस्तों रूसो, ये जो मनोवैज्ञानिक है इनका समर्थन ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति है जोनास साल्क, जोसेफ स्टॉलिन, एडवर्ड जेनर या फिर थियोडोर रूसवेल्ट। तो कौन है दोस्तों पोलियो वैक्सीन के खोज करने वाले, तो ये जोनास साल्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्व एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आयरन दिया है तो आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जी, विटामिन सी, केले, फिश लीवर ऑयल, कैल्शियम मांस एवं इश, या फिर क्लोरीन है नमक एवं समुद्री मछली। तो यहाँ पर मिलान है वो किया गया है, तो उसको आपको स्रोत है उसको मिलान करते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर देखिए गलत जोड़ी को ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से गलत जोड़ी है उसको आपको देखते हुए चलना है, और इसका आंसर है वो देते हुए चलना है। तो देखिए आयरन है दोस्तों आंवले में हरी पत्तीदार सब्जियों में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी केला में फिश लीवर में पाया जाता है, तो विटामिन सी है दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है ना, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कैल्शियम है दोस्तों मांस एवं ईस्ट बोला गया है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत है। कैल्शियम है दोस्तों आपका चूना है ना, चूना में है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है कैल्शियम। और क्लोरीन है नमक एवं समुद्री मछली, तो ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। तो देखिए आपका दूसरा और तीसरा है दोस्तों गलत है, तो ये 2 और 3 क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें गलत पेयर हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। पौधे, चूहे, सर्प, मोर। तो 0.02 जूल, 0.02 जूल, 0.002 जूल या फिर 0.000 जूल। तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा है वो कितनी ऊर्जा है वो उपलब्ध रहेगी किसके लिए, मोर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 0.02 जूल है दोस्तों, ये आपको ऊर्जा है मोर के लिए उपलब्ध रहेगी, क्योंकि ये 10% का नियम है वो दोस्तों उसको फॉलो करते हुए जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों के उपयोग करने की क्षमता, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, या फिर उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। तो यहाँ पर क्या है, मानचित्र को पढ़ने के लिए आपके पास कौन सा जो स्किल है वो होना चाहिए। मतलब मैप को आपको पढ़ने आना है, मैप को अब रीडिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास कौन सा स्किल है का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सा होगा दोस्तों? स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता का विकास है दोस्तों आपके पास सबसे ज़्यादा चीज़ होना चाहिए, तभी आप मैप को है वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे। बिना जानकारी के आप मैप से है कुछ नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि आपको स्थान के बारे में मालूम होना चाहिए, दूरी के बारे में मालूम चाहिए, दिशा के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना? इन सभी क्षमताओं का आपके अंदर अनुभव है वो होना चाहिए, तभी आप मैप रीडिंग है वो कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंधित स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए, या फिर कक्षा 1 और 2 के छात्र पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते, या फिर बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्य का भार कम करना। तो मेन रीजन क्या है दोस्तों? जो आपका प्रथम और द्वितीय कक्षा में जो रहते हैं बच्चे, उनके लिए पर्यावरण शिक्षण है वो नहीं दिया जाता, उनके लिए बुक ही उपलब्ध नहीं किया। तो ये पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों तीसरी कक्षा से शुरू होता है। हाँ, तृतीय, चतुर्थ और पंचम कक्षा के लिए ये पर्यावरण है वो आते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो ये चीज़ पूछा गया है, रीज़न पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा है वो प्रदान कराया जाता है दोस्तों, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पर कक्षा पहली और दूसरी के कक्षा में पर्यावरण अध्ययन है वो ऐसे के लिए अलग पुस्तक है वो नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपने कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। लद्दाख से तमिलनाडु तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, गुजरात से कर्नाटक तक, या फिर दिल्ली से अमृतसर तक। तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पर इसका सही हो जाएगा? तो ये दोस्तों लद्दाख से तमिलनाडु तक है दोस्तों यहाँ पर, है ना? तो ये जो भारत का नक्शा है दोस्तों, है ना? ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर है दोस्तों आपका लद्दाख है और यहाँ पर है आपका तमिल। तो ये जो राजमार्ग है दोस्तों, है ना? ये जो राजमार्ग है ये सबसे ज़्यादा लंबा है, तो यहीं से क्या है, लद्दाख से तमिलनाडु तक है, ये आपका मोनू है यात्रा करके आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि सरिता ने आकलन की विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है या फिर उपरोक्त में से कौन नहीं। तो क्या चीज़ है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, है ना? क्योंकि सरिता है दोस्तों बच्चों में आकलन के भय को कम करना चाहती है ना? जिससे वे अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। इसलिए क्या वो ध्यान ही नहीं देती है, आकलन है वो नहीं कर रहा है। आकलन करती तब उसमें यहाँ पर सही गलत का डर है रहता है दोस्तों। इसलिए क्या है, बच्चों से क्या किया गया, उनको आप सही बताओ या आप गलत बताओ, इससे कोई मतलब नहीं है ना? ऐसे करके बोला गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पायरिया नामक रोग का जो कारक है वो कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, लिशमानिया, या फिर एंट अमीबा जिंजिबेलिस। तो किसके वजह से दोस्तों ये यहाँ पर पायरिया रोग है वो होता है? इसका जो मेन कारक है कौन सा है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा एंट अमीबा जिंजिबेलिस की वजह से दोस्तों पायरिया नामक रोग है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन
खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अपघटक दोस्तों, है ना। तो अपघटक क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधा और जंतु के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों और तत्व में बदल देते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सरल यौगिक है तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चला देते हैं और यही इसी की वजह से क्या है, ये सभी सबसे ज्यादा में मात्रा में पाए जाते हैं। यही वातावरण को स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण निभाता है दोस्तों, कौन? अपघटक। तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों 2021 का जो क्वेश्चन है कैसे इसका जो लेवल है वो बदल गया था। उसके बाद कल के वीडियो में दोस्तों 2023 का है हम लोग जो देखने वाले हैं, उसमें उसका स्तर क्या था, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लग जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।